दूसरी बार बेल बजने पर उसने बालों में ब्रश मारना रोककर मोबाइल उठाया। हाँ सुदीप, कहते ही उसने स्पीकर ऑन कर मोबाइल को ड्रेसिंग टेबल पर रखा और फिर शीशे के सामने खड़े होकर बालों को संवारने लगी। सामने दीवार पर लगी घड़ी 10:21 का समय दिखा रही थी। अभी 10-15 मिनट और उसे तैयारी में लगेंगे, 20-25 मिनट के एफसी रेस्तरां में पहुंचने में। वहां भी कई बार बहुत भीड़ रहती है, खास करके इतवार को, और आधा घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दीदी, क्या हाल है? सुदीप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा। और जीजाजी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। आवाज सपाट थी, कोई स्नेह नहीं जैसा वह अक्सर करती थी। मन में था, यदि कोई काम की बात है तो करें, नहीं तो फोन बंद करें। आज का दिन वैसे भी बहुत व्यस्त होने वाला था। मुश्किल से ही सप्ताह में एक छुट्टी आती है। इस दिन कितने ही काम करने वाले होते हैं। आज नितिका की सहेली रिंकल का जन्मदिन था। वहां 8-10 परिवार एकत्रित हो रहे थे। उसकी सहेलियों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया था। 7 बजे केक काटा जाएगा, फिर DJ, डांस, खाना पीना, कोक और स्नैक्स से लेकर व्हिस्की, चिकन तक सब कुछ था। 10 बजे डिनर। उस घेरे के जन्मदिन की पार्टियां आम तौर पर बच्चों के बहाने अपनी हैसियत की प्रदर्शनी का मौका होती। व्यापार व बिजनेस के ताने बाने फैलाने के अवसर और महिलाओं के लिए अघोषित तौर पर सुंदरता मुकाबले का इवेंट। कोई खास नहीं। पापा जी की चेस्ट पेन नहीं हट रही। डॉक्टर कहता, एक बार सारे टेस्ट करवा लो, डायग्नोज तो हो कि आखिर बीमारी क्या है। सुदीप ने कहा, परंतु उसका सारा ध्यान अपने बाल संवारने पर ही लगा रहा और मन ही मन वह सोच रही थी, उस दिन रूबी कैसे गर्दन मटका मटका कर बातें कर रही थी। उसका सारा जोर इस बात पर था कि वह कैसे अपने बालों की कलर साइनिंग दिखा सके। ना शक्ल ना अक्ल, जैसे भूतनी हो। जब किसी पार्टी पर जाना हो, ब्यूटी पार्लर में जाकर ही तैयार होती है। आज उसने अपनी ब्यूटी पार्लर वाली से शाम को 5 से 6:30 बजे तक का टाइम बुक किया है। वहीं से सीधा पार्टी में। ठीक है, करवा लेने चाहिए। उसने लापरवाही से समर्थन किया। उसके बताने के पीछे जो अनकहा हो सकता था, उस ओर उसका ध्यान नहीं गया, या उसने ज्यादा महसूस ही नहीं किया। ज़हन में तो कुछ ही उत्तेजना और बेचैनी भरी थी। आने वाली पार्टी के कल्पित दृश्य, उसकी मौजूदगी का जलवा। आम्रपाली बुटीक से उसने पिछले ही दिनों नया सूट खरीदा था, एकदम नए फैशन का। कमीज का कमर से यू कट काफी ऊंचा था, किनारी पर लगी रंग बिरंगी झालर आराम से खड़े होने पर तो कम नजर नहीं आती थी, परंतु चलते या झुकते हुए झालर से जिस्म के फ्लैश लगातार उभरते थे। साथ ही खुला सा पजामा नुमा सलवार, जो टखने से कुछ ऊंची थी। बुटीक वाली का कहना था, एकदम नया डिजाइन तैयार किया है, बहुत दिमाग लगाया है इस पर। एक बार आप इस सूट में मार्केट में गई तो देखना, सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसने उसी समय उसे ट्राई किया, उसे पसंद आ गया। मनहगा तो था। 4 झालर लगाकर 12,000 मांग लिए। क्या है इसमें ऐसा? 12,000। सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गई, परंतु इस दुविधा को तुरंत बुटीक वाली मिसेस संधू ने ताड़ लिया। मैम, 12,000 भी आपके लिए हैं। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। अन्य किसी को तो मैं 15 से कम नहीं देती। हमारा टेलर मास्टर 4 दिन लगा रहा इस पर। कितना कपड़ा खराब हुआ इस आखिरी डिजाइन पर पहुंचने तक। ये एकदम हमारा अपना डिजाइन है। अभी 2 ही सूट तैयार किए हैं, एक हम डिस्प्ले पर रखेंगे। बात करते हुए उसने अदा से सूट को परे सरका दिया और शोकेस की ओर इशारा किया। आप कोई और देख लें। प्रतिदिन की व्यवहार कुशलता से वह जान चुकी थी कि वह इसे अवश्य खरीदेगी, किसी भी कीमत पर खरीदेगी। जीजाजी घर पर हैं। कुछ देर बाद सुदीप की आवाज फिर सुनाई दी। वह शायद बहन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह तो भूल ही गई थी कि फोन चल रहा है और दूसरी ओर सुदीप है। हां, लेकिन अभी निकलने वाले हैं, उसने नपे तुले शब्दों में कहा। मैं सोच रहा था, अगर वह हमें बस स्टैंड से ले लेते। सुनकर जैसे वह चौंक गई। मतलब आज के सारे प्रोग्राम का कबाड़ा। लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकती थी, या राजन और बच्चे कैसे सहजता से इस बात को स्वीकार कर लेते। उनके कामों का तुम्हें मालूम ही है, इधर उधर सारा दिन ही उन्हें भटकना पड़ता है। पता नहीं कब किसका फोन आ जाए, उसी समय पहुंचना होता है। उसने स्वीकृति देने की बजाय टाल दिया। होशियारपुर से वहां तक पहुंचने में 1.25 घंटा।
फिर अड्डे से किसी लैब तक जाओ। वहां मालूम नहीं सैंपल की बारी कब तक आए, कब रिपोर्ट मिले, उतनी देर। अब जो होशियारपुर में भी बहुत अच्छी लैब है, टेस्ट जहां से मर्जी करवा लो, अधिक हुआ तो रिपोर्ट्स यहां किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेंगे। उसने बात को टालने के लिए दूसरी ओर ही धकेल दिया। उसका ध्यान अपने बालों या शीशे में झलकते अपने अक्स पर था। जब से उसने स्टार स्टडी इमिग्रेशन का ऑफिस ज्वाइन किया था, अपने बाल छोटे करवा लिए थे, तरुणा जैसे, जो मुश्किल से कंधे तक पहुंचते थे। इससे उसे अपनी उम्र भी काफी कम दिखाई देती थी। उसने अपने शरीर की देख रेख में अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। हर 15 दिनों के बाद वह नियम से अपने बालों की ट्रिमिंग करवाती थी। नेचुरल ब्यूटी पार्लर से उसने 4000 का मंथली पैकेज ले लिया था। इसमें एक सप्ताह छोड़कर बालों की ट्रिमिंग भी शामिल थी। एक बार फुल बॉडी वैक्सिंग ऑफ मसाज, नाखूनों और आंखों के साथ प्रत्येक अंग की विशेष संभाल व तराश। एक बार पार्टी मेकअप, यदि एक बार से अधिक हो जाता तो उसके 500 रुपए अलग से लगते थे। मम्मा, अब चलें ना, बहुत भूख लगी है। बेडरूम से निकलती नितिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने मां को सीधे देखने की बजाय शीशे से झलकते उसके प्रतिबिंब को देखा। दोनों बच्चों को तैयार कर उसने पहले ही उन्हें टी.वी. के सामने बिठा दिया था, राजन के पास। यह तैयारी रेस्तरां में नाश्ता करने, वहां से पी.वी.आर. में फिल्म देखने जाने के लिए थी। पार्टी की तैयारी बाद में की जानी थी। अक्सर इतवार को वे नाश्ता बाहर ही करते थे। कभी शान पंजाब में अमृतसरी नान, फौजी रेस्तरां में पनीर के पराठे, KFC में पिज्जा कोक, या फिर शहर के लगभग हर रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल के खाने का स्वाद व रेट उन्हें मालूम थे। इतवार के नाश्ते, लंच और डिनर के प्रोग्राम पहले ही बन जाते थे। चलते हैं बेटा, बस और 5 मिनट। आप पापा के साथ बैठो, उसने उसे भेज दिया। टी.वी. पर हनुमान संबंधी एक सीरियल आ रहा था। राजन उसे देखने में व्यस्त था। यह सीरियल उसका भी मनपसंद था। वह भी उसे कम ही मिस करती थी। परंतु आज वह तो ठीक है, लेकिन हर कोई सलाह देता है जालंधर फैत से करवाओ। डॉक्टर ने भी यही रिकमेंड किया है। पापा जी को भी लगता है। सुदीप ने कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा, आ जाओ फिर, बस अड्डे से कपूरथला के लिए ऑटो चलते हैं, वो ले लेना। इसी रोड पर है पेथ। जब वहां से फारिग हो गए तो फोन कर लेना, फिर देखते हैं। वैसे आज बुरी तरह से फंसी हुई हूं। नितिका की सहेली का जन्मदिन है। वह कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रही है। उसके साथ वहां भी जाना है। 2 एजेंट से मुलाकात तय है। वे कुछ नए एजेंटों से मिलवाएंगे। वह मनगढ़ंत विस्तार देने लगी। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही बात को खत्म करने के इरादे से बोली, फारिग होकर फोन कर लेना। लेकिन इससे पहले कि ओके कहती, शायद सुदीप को इस बात का एहसास हो गया था कि उसे टाला जा रहा है। उसने झिझकते हुए कहा, अगर कुछ पैसे दे देते, बहुत जरूरत थी। मुझे तो 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। फैक्ट्री का काम बस ऐसे ही चल रहा है। उसने जैसे स्पष्टीकरण दिया। हूं तो असल बात यह है, उसने मन ही मन सोचा। उसके हाथों का क्रश रुक गया। एक पल के लिए वह झिझकी, क्या कह। सुदीप की मजबूरी को समझ गई, परंतु अगले ही पल वह फिर से लापरवाह हो गई। पैसे तो सुदीप अभी नहीं हो पाएंगे। इन्होंने पिछले महीने ही नई डिजाइनर ली है। 3 लाख उसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ी। 30,000 महीने की किश्त है। 25,000 कोठी की किश्त है। बच्चों की फीस, बिजली, पेट्रोल। इस महीने 50,000 पर्सनल लोन का भुगतान किया है। पर्सनल लोन की बात उसने फालतू में ही जोड़ ली थी। वैसे इन पैसों को लौटाने के बारे में पिछले 4-4.5 सालों में उसने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। वह भी जैसे राजन की तरह ही ढलने लगी थी। क्या हुआ अगर 7 लाख दे दिए? बिजनेस में ही लगाए हैं, कोई जुआ तो नहीं खेला। लोग बाग तो दामादों को बिजनेस तक खोल कर देते हैं। इन मामलों में राजन बहुत डिठाई से सोचता था, पारंपरिक दामाद की भांति। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता, हमारे जाने पर उन्होंने क्या किया और यहां आने पर उनके लिए क्या लेकर आए। पहले पहल उसे राजन का यह व्यवहार बहुत चुभता रहा। फिर धीरे धीरे वह उसकी तरह ही सोचने लगी, आत्मसम्मोहन में खोने लगी। उसे लगने लगा यह उसका अधिकार है, जैसे वह आस पास से सुनती, फलां ने अपनी बेटी को यह दिया, प्रसव के समय यह लाए, या व्रत के समय
यह सामान दिया आदि। उसे लगता उसके मायके वालों को भी यह सब करना चाहिए। उनकी माली हालत के बारे में जानते हुए भी उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। उसकी इच्छाएं स्कूल में छठी सातवीं क्लास से ही बढ़ने लगी थीं। वह अपने कपड़ों बनने संवारने में अधिक ध्यान देती। नवीं कक्षा तक पहुंचते ही वह स्कूल के सारे लड़कों तो क्या, अध्यापकों की नजरों का भी केंद्र बन गई। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता या किसी वीआईपी का आगमन होता तो उसे ही फूलों से स्वागत करने, अभिवादन करने या कोट कमीज पर बैज लगाने का काम सौंपा जाता। मैडम एक दो दिन पहले ही उससे कह देती, श्रेया, कल बनसंवर कराना। मध्यवर्गीय परिवार की हालत भले अधिक अच्छी नहीं थी, परंतु मां कुछ चाव से, कुछ जिद के कारण उसकी इच्छाओं की पूर्ति की कोई न कोई राह निकाल ही लेती। घर में रामप्रसाद अकेले ही कमाने वाला था। 3 बच्चे, बड़ी सुजाता, उससे छोटी वह। उसके बाद कौशल्या को 2 बार एबॉर्शन करवाने पड़े क्योंकि दोनों बार मादा भ्रूण निकले। तीसरी बार भी अगर लड़का ना होता तो शायद। सुदीप के जन्म तक घर में वही सभी की नजरों का केंद्र रही। वह बचपन से ही बहुत सुंदर थी। सुदीप के जन्म के बाद उसकी ओर ध्यान कम दिया जाने लगा था, जिससे वह चिढ़ने लगी। मां की गोद में संदीप को देखकर वह मां से उसे गोदी में लेने की जिद करने लगती। दांव लगने पर सुदीप की पिटाई भी कर देती। घर की भले बंधी बंधाई आमदनी थी, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे मुश्किलें बढ़ने लगीं। 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, खाना पीना, कपड़े लते, मोहल्लेदारी में एक खास प्रकार का जीवन स्तर बनाए रखने की मजबूरी भी थी। शहर के मध्य में बने पुराने मोहल्ले रामनगर में 4 माले में बने 2 कमरे, गली से जुड़ा बाथरूम, लैट्रिन। आसपास भी उसी आर्थिक स्थिति वाले ही परिवार थे, परंतु हर कोई अपनी हैसियत को दूसरे से बेहतर समझता था, इसलिए कुछ खर्च अपनी चादर से बाहर भी हो जाते थे। सुजाता को +2 के बाद 6 महीनों का कटिंग एंड टेलरिंग का डिप्लोमा करवाया गया और आदमपुर में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले एक लड़के से उसे ब्याह दिया गया। +2 के बाद रामप्रसाद ने उसे भी वही डिप्लोमा करवाकर ब्याहने के बारे में सोचा, परंतु वह इंजीनियरिंग करने के लिए जिद करने लगी। उसकी अधिकतर सहेलियां इंजीनियरिंग या नर्सिंग की ओर जाने के बारे में सोच रही थीं। कुछ पढ़ाई के आधार पर बाहर जाने के लिए आईलैट्स या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की सलाह करने लगी। रामप्रसाद ने तो एकदम हाथ खड़े कर दिए और कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। उसने B.com करने की स्वीकृति मुश्किल से दी, वह भी सरकारी कॉलेज से, जहां फीस कम थी। इन बातों से उसके भीतर परिवार के लिए खींच उमड़ने लगी। जब कभी अपनी पुरानी सहेलियों से मिलती, उनकी बातें सुनकर उसका सीना चाक होने लगता। साथ ही उसे अपने माँ बाप पर गुस्सा आने लगता। सोचती, ऐसे माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं सकते तो पैदा करके लाइन लगाने की क्या जरूरत थी। बस लड़का चाहिए। अगर 2 एबॉर्शन के बाद भी लड़का पैदा ना होता तो पता नहीं और कितने कत्ल करते ये लोग। B.com के आखिरी वर्ष में ही उसके लिए राजन का रिश्ता आ गया। उसकी मौसी की रिश्तेदारी से परिवार था। किसी विवाह के समय उसकी होने वाली सास कृष्णा देवी ने उसे पसंद कर लिया और मौसी को बात चलाने के लिए जोर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, भले 3 कपड़ों में लड़की भेज दे, हम बाद में रिसेप्शन भी करेंगे। रिश्ता आते ही घर भर में उत्साह फैलने लगा। अर्बन एस्टेट में 8 मालों की 2 मंजिली कोठी, इकलौता लड़का। अर्बन एस्टेट की मेन मार्केट में ही बहल प्रॉपर्टीज का शानदार दफ्तर। उसकी सुंदरता ने परिवार को आकर्षित किया था और उन्हें बहल की शानो शौकत ने, यदि यह पढ़ना चाहेगी तो हम इसे CA करवा देंगे। हमारा परिवार कौन सा बड़ा है जो अधिक काम होगा, फिर घर के कामकाज के लिए फुल टाइम नौकरानी है। विवाह हो गया। भले रामप्रसाद को अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना पड़ा। इस मौके पर उसका EPF काम आया, कुछ कौशल्या के गहने काम आए। उस घर में आकर श्रेया की आंखें चुंधियां गईं। आने जाने के लिए कार, बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग के लिए मॉल या फिर घूमना फिरना, बन संवर कर पार्टी में जाना। इन पार्टियों डिनर्स का सिलसिला जब कम हुआ तो उसे पहला झटका राजन की ओर से लगा। जब उसे मालूम हुआ कि वह 10वीं पास भी नहीं है। वह हर बात अपने माँ बाप, खास करके माँ से पूछकर करता, यहां तक कि बाजार शॉपिंग के लिए जाने के लिए भी माँ के कहने पर चलता। वह परेशान होने लगी।
क्या देखा इसमें? कभी उसे मौसी पर गुस्सा आता, कभी अपने माँ बाप पर। जरा पूछताछ ही कर लेते। लड़का कितना काबिल है, बस कपड़े पहनने खाना पीना आ गया, बस सब हो गया क्या? जिंदगी यही है क्या? कभी कभी उसकी बचकाना हरकतों पर वह ग्लानि से भर उठती। अभी विवाह को 6-7 महीने ही हुए थे। वह राजन के साथ मायके गई थी। सुबह उठकर वापसी के लिए चलने लगे तो कौशल्या ने कहा, चलो आज कांगड़ा माता को माथा टेकाते हैं। राजन तैयार हो गया। शहर से बाहर निकलते ही रामप्रसाद ने सरसरी ढंग से कहा, तेल वगैरह देख लेते, कहीं डलवाना हुआ तो यहीं से डलवा लेंगे, आगे पता नहीं पेट्रोल पंप कितनी दूर हो। उसने गाड़ी पेट्रोल पंप पर जा लगाई। रामप्रसाद ने बाहर निकलकर पर्स निकाल लिया। 3,000 का पेट्रोल पड़ गया। राजन ने ऊपरी तौर से कहा, आप रहने दें, पैसे मैं दे देता हूं। उसके घूमने का सारा मजा किरकिरा हो गया। घर आकर वह पति से झगड़ने लगी। जब गाड़ी में पहले ही पेट्रोल था तो उसे फुल करवाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? उन्होंने खुद ही कहा था। उन्होंने कहा, उनका फर्ज बनता था। आप कुछ सोच लेते। इतनी भूख दिखाने की क्या जरूरत थी? यदि वे खुद गाड़ी करके जाते तो कितने की पड़ती, कितने की होती? 2,000 में घूम आते और एहसान भी ना होता। परंतु यह गिले शिकवे, रुठना टटना जड़ना पीछे रह गया और वह सुख सुविधाओं में खोती चली गई। ब्यूटी पार्लर, बूटीक द्वारा तराशे जाती अपनी सुंदरता का अहम उसे अलग ही दुनिया में ले जाता। समय के साथ साथ वह इस परिवार में रचती गई और उसमें अहंकार व आत्मसम्मोहन बढ़ता गया। सन 15 के नवंबर में रामप्रसाद रिटायर हो गया। उस समय तक अपनी आवश्यकताओं के कारण वह 2 बार GPF से पैसे निकलवा चुका था। फिर भी ग्रेच्युटी, छुट्टियों के पैसे और GPF को मिलाकर 15 लाख उसे मिल गया। उसने राजन से इन्वेस्ट के बारे में सरसरी तौर पर सलाह ली तो उसने अपने बिजनेस में पैसे लगाने के लिए जोर दिया। अभी प्रॉपर्टी में मंदी है, परंतु 1-2 साल तक इसमें उछाल आएगा। इसमें लगे पैसे छलांग लगाकर आगे बढ़ेंगे। उसकी बात रामप्रसाद को झंझ गई। कुछ वह उनकी अमीरी के प्रभाव में भी था। अगले साल नोटबंदी आ गई। अधिकतर छोटे और मंझोले कारोबारियों को बुरी तरह से धक्का लगा। बहल प्रॉपर्टीज का काम भी प्रभावित हुआ, परंतु वह अधिकतर कोठियां और PG किराए पर चढ़ाने का काम भी करते थे और रेत बजरी और ईंटों की सप्लाई का भी। लेकिन वह हरदम काम के न होने का रोना धोना करते थे। रामप्रसाद मन ही मन घबराने लगा। पछतावा भी होता, परंतु मन की बात किसी से न कहता। सुदीप से तो क्या बात करता, उसने कभी कौशल्या से भी इस बात को साझा नहीं किया था। वह इस बात की तसल्ली रखता कि पैसे कभी तो वापस मिलेंगे। वह सोचता, चलो श्रेया के पास ही पैसे गए हैं। बड़े बहल हंसराज की मृत्यु के बाद राजन अपने हिसाब से काम करने लगा। उसमें श्रेया की मर्जी और दखलअंदाजी भी शामिल होने लगी। हंसराज काम को कभी बेकाबू नहीं होने देता था, न सुख सुविधाओं को, परंतु उसकी मृत्यु के 3 ही महीनों बाद उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई जैन ले ली। घर का सारा फर्नीचर बदल दिया। खासकर करतारपुर से कारीगर बुलवाकर कमरों के अनुसार फर्नीचर तैयार करवाया। बेड, सोफे, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ नया। MI का एजेंट होने के नाते उसे अक्सर घरों में जाना पड़ता था। जहां कहीं भी कुछ नया देख आती, वह वहीं लेने के लिए बेचैन होने लगती। बच्चे स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क में खोए रहते। बाकी समय में नेट द्वारा वीडियो गेम्स खेलते या सीरियल देखते। वह उनकी निगरानी रखती, परंतु उनके साथ समय नहीं बिता पाती थी, सिवाय इतवार के। इतवार को भी उसके कई काम पहले से ही नियत होते। कभी ब्यूटी पार्लर जाना, कभी किसी एजेंट के पास जाना, फैमिली फ्रेंड्स के घेरे में कोई न कोई फंक्शन या पार्टी में जाने के लिए तैयारी करना। मां होने की बजाय शायद वह होम सुपरडेंट की भूमिका अधिक निभा रही थी। बच्चों को जन्म देने के बाद पल पल उनके साथ समर्पित भाव की बजाय वह स्वकेंद्रित अधिक होती जा रही थी। उम्र के निशानों को हटाने छिपाने के लिए वह कई तरह के पापड़ बेलती। 33 वर्ष में पहुंचकर भी वह खुद को 23-24 के भ्रम में जी रही थी। जिम, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटीक उसके इस भ्रम के आभा मंडल को बनाए रखने में सहायक हो रहे थे। 8 वर्षों की नीतिका के साथ चलते हुए वह और भी चुस्त दुरुस्त दिखने का यत्न करती
कि देखने वाला उसे नितिका की मां नहीं, बड़ी बहन समझे। अगर कोई अनजाने में ऐसा समझ लेता तो वह भ्रमजाल के 7वें आसमान पर जा पहुंचती। पारिवारिक फ्रेंड्स के घेरे में उसके रूबी के बीच सुंदर होने की प्रतियोगिता चल रही थी। स्टार स्टडी इमिग्रेशन में जाने के बाद वह तरुणा द्वारा बनने संवरने को अधिक गौर से देखती। बातों बातों में उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, हेयर कलर की जानकारी लेती रहती। उसे इस बात का बुरा लगता जब लोग उसको अधिक आकर्षक ढंग से देखते थे। उसकी 22-23 वर्ष की उम्र को भूलकर उससे आगे निकलने की चाहत में रहती। पिछले महीने जब एमए कमीशन के 2.25 लाख उसके खाते में आए, तब उसने एक बार राजन को कहा, इसमें से ₹1,00,000 पापा जी को लौटा देते हैं। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, लौटा देंगे जब उन्हें जरूरत होगी। यह राजन का स्वभाव भी था। जिससे पैसे लेने होते वह उसे सदा याद रहता, जिसे लौटाने होते वहां टाल मटोल करता रहता। कोई संबंध, कोई चरित्र उसके लिए बिजनेस से ऊपर नहीं था, उसके मुनाफे से ऊपर। परंतु यदि उस समय अपने पास ना हो, देखी जाएगी। फिलहाल तो डिजाइनर बेचकर स्विफ्ट लेते हैं, 3 लाख इसका मिल जाएगा। कुछ यह कमीशन वाले आधी डाउन पेमेंट करके बाकी किश्तें कर लेंगे। इसे भी रख लेते हैं। एक्टिवा पर जाते हुए बुरा लगता, वैसे भी अपने फ्रेंड्स सर्किल में सभी के पास भी 2-2 गाड़ियां हैं। यह उसके मन में दबी हुई चाह थी। परंतु इससे किश्त बहुत बनेगी। राजन कुछ पल हिचकिचाया। मैं एमए में कुछ और मेहनत कर लेती। इमिग्रेशन की नौकरी में आमदनी निश्चित थी, महीने के 12,000। यदि वह अपने निजी घेरे से कोई केस ले आए तो उसमें से 3% अलग से मिलते। बातों ही बातों में फैसला हो गया और उससे अगले दिन उनके घर पर नई गाड़ी आ गई। दीदी, कुछ ही दे देते। उसकी आवाज में मिन्नत सुनाई देने लगी थी। अभी तो नहीं हो पाएंगे। यदि ज्यादा ही जरूरत है तो सुजाता से पूछ ले, या मैं उसे कह देती हूं। बालों की सेटिंग को आखिरी टच देते हुए उसने सलाह दी। आसपास की सुनहरी लटों को क्लिप में बांधा, जो न अधिक कसे हुए लग रहे थे और न डीले ही कि तरतीब खराब हो जाए। बालों से फारिग होते ही जैसे उसे याद आया हो, पापा जी पास में है तो जरा मेरी बात उनसे करवा दे। शायद इसके द्वारा वह टॉपिक ही बदलना चाह रही थी। शायद उसे बाप का मोह आ गया था, पता नहीं। हाँ पुत्र, क्या हाल है? उधर से कमजोर सी थकी थकी सी आवाज आई। राजन और बच्चे ठीक हैं? हाँ पापा जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। बहुत रखता हूं, लेकिन उम्र का तकाजा भी है। सही दवा ले। श्रेया, जल्दी करो, कहीं के .fc में ब्रेकफास्ट करते हुए फिल्म का टाइम ना निकल जाए। राजन बेडरूम से बाहर निकल आया। शायद सीरियल खत्म हो गया था, आप बच्चों को लेकर बाहर चलें। उसने माथे पर आई एक लट को पीछे करते हुए कहा और खुद पर निगाह डालते हुए बोली, अच्छा पापा जी, रात को बात करूंगी। कहते हुए उसने फोन काट दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। एक छोटा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।